गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज हम राजस्थान में किसान आंदोलनों के बारे में जानेंगे। और राजस्थान में किसान आंदोलनों की जब बात चलती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो आंदोलन आता है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का पहला संगठित आंदोलन था और ये राजस्थान के अन्य आंदोलनों का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। बिजोलिया भारत और राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे लंबा चला अहिंसक आंदोलन था। बिजोलिया उस समय मेवाड़ रियासत का पहली श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ में कुल 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे, जिनमें से बिजोलिया भी एक था। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये बिजोलिया वाला जो क्षेत्र है ये भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। बिजोलिया ठिकाने की स्थापना अशोक परमार ने की थी 1510 में। और अशोक परमार वही हैं जो कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ देते हैं और इनको उपहार स्वरूप ऊपर माल की जागीर मिलती है। जब बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू होता है 1897 में, तो यहाँ के जागीरदार राव कृष्ण सिंह थे। राव कृष्ण सिंह बहुत ज्यादा लाग बागी किसानों से ले रहे थे। लगभग 84 प्रकार की लाग बाग किसानों से ली जा रही थी। उस समय आंदोलन का एक कारण था कि भू राजस्व निर्धारण और संग्रह की जो पद्धति थी जिसे लाटा कूटा कहा जाता था। लाटे का मतलब होता है जब किसान अपनी फसल काट के उसे खेत में रखते हैं अनाज निकालने से पहले, तो उसका कूता लगाया जाता था, यानी उसका अनुमान लगाया जाता था और अनुमान के आधार पर ही भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। तो ये भू राजस्व बहुत ज्यादा था जिसका कि किसान विरोध करते हैं। और किसानों को नेतृत्व देते हैं साधु सीताराम दास, जो कि वहां पर एक पुस्तकालय के कर्मचारी थे। बिजोलिया में धाकड़ जाति के किसान जो हैं वो इस आंदोलन में शामिल होते हैं। धाकड़ जाति के किसान थे वहां पे ज्यादा। तो 1897 में साधु सीताराम दास की प्रेरणा से दो किसानों को महाराणा फतेह सिंह, जो मेवाड़ के महाराणा थे तत्कालीन, उनको शिकायत करने के लिए भेजा जाता है। दो किसान थे, नानक जी पटेल और ठाकरी पटेल। ये कई बार पूछ लिया जाता है तो आप ये नाम ध्यान में रखें। नानक जी और ठाकरे पटेल जाते हैं, सारी जो किसानों की शिकायतें थी, व्यथा थी, उसको बताते हैं। फतेह सिंह जी एक हामिद नाम का जांच अधिकारी भेज देते हैं, लेकिन इस जांच से कुछ कमी होती नहीं है करों में और किसानों को कोई राहत नहीं मिलती है। बल्कि राव कृष्ण सिंह जो जागीरदार था वो 1903 में एक नया कर और किसानों पे लगा देते हैं जिसे चौवरी कर के नाम से जाना जाता है। चौवरी कर क्या था कि जब भी कोई किसान अपनी बेटी की शादी करेगा तो उसे 5 रुपए का कर जागीरदार को देना पड़ेगा। किसान इस बात से बहुत नाराज हो जाते हैं और कुछ किसान तो बिजोलियां छोड़ करके ग्वालियर भी चले जाते हैं। 1906 में जब राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है और नया उत्तराधिकारी उनका जागीरदार बनता है राव पृथ्वी सिंह, तो राव पृथ्वी सिंह एक नई रीति, एक नया कर शुरू कर देते हैं, तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर पहले जागीरदार जो है, सामंत जो है, वो राजा को दिया करता था, लेकिन अब इन्होंने किसानों से ये कर लेना शुरू कर दिया। तलवार बंधाई जो उत्तराधिकार शुल्क था वो इन्होंने किसानों से लेना शुरू कर दिया। 1916 तक आंदोलन चलता रहता है साधु सीताराम दास के नेतृत्व में, लेकिन फिर साधु सीताराम दास को लगता है कि आंदोलन को और ज्यादा संगठित और प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है। तो वो जाते हैं विजय सिंह पथिक के पास। विजय सिंह पथिक उस समय राजस्थान में ही थे और चित्तौड़ में ओछड़ी गांव में वो विद्या प्रचारिणी सभा का संचालन कर रहे थे। तो विद्या प्रचारिणी सभा का वार्षिक सम्मेलन था जिसमें साधु सीताराम दास पथिक जी से मिलते हैं और आंदोलन का नेतृत्व करने की प्रार्थना करते हैं। पथिक जी उनके इस जो प्रार्थना होती है उसको स्वीकार कर लेते हैं और आंदोलन को संगठित करने का प्रयास करते हैं, अन्य आंदोलनों से जोड़ते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रचार प्रसार करवाते हैं। विजय सिंह पथिक ने यहाँ पर दो मुख्य संगठनों की स्थापना की बिजोलिया में। एक तो किसान पंचायत बनाते हैं वो, ऊपर माल पंच बोर्ड के नाम से 1917 में किसान पंचायत बनाई जाती है। पंचायत में 5 पंच और एक सरपंच होता है। सरपंच का जो पद था वो पहली बार दिया जाता है मन्ना पटेल को। तो पहला सरपंच था ऊपर माल पंच बोर्ड के मन्ना पटेल।
एक युवाओं का संगठन बनाते हैं ऊपर माल सेवा समिति के नाम से। ऊपर माल सेवा समिति को ये उत्तरदायित्व दिया गया कि आप आंदोलन का प्रचार प्रसार करें गाँव में, और इसके लिए उन्होंने एक पर्चा जो है वो प्रकाशित करवाते हैं ऊपर माल का डंका के नाम से, और ये ऊपर माल सेवा समिति इसका प्रचार प्रसार करने का कार्य करती है। फिर 1917 में एक नए सिरे से आंदोलन को शुरू किया जाता है। ऊपरमाल पंच बोर्ड बेरीसाल गांव से हरियाली अमावस्या के दिन नए सिरे से आंदोलन को शुरू करते हैं। आंदोलन को दूसरे जो संगठन हैं जैसे राजस्थान सेवा संघ का तो काफी सहयोग मिला था, राजपूताना मध्य भारत सभा से भी सहयोग मिलता है, कांग्रेस के साथ भी आंदोलन को जोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन कांग्रेस का चूंकि उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन था, वो देश की आजादी के लिए काम कर रहे थे, तो उन्होंने जो ये रियासती घटनाएं थी इनसे अपने आप को दूर ही रखा और आंदोलन को कुछ ज्यादा सहयोग वो नहीं देते हैं। हालांकि गांधी जी का नैतिक सपोर्ट था, वो नैतिक समर्थन देते हैं आंदोलन को। कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया गया आंदोलन का। सबसे ज्यादा विशेष योगदान जिस समाचार पत्र का रहा है बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार करने में, वो है कानपुर से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र प्रताप, जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी चला रहे थे। और बिजोलिया किसान आंदोलन की तरफ से चांदी की राखी भेजी जाती है गणेश शंकर विद्यार्थी को, और सबसे ज्यादा जो खबरें छपी थी इस आंदोलन की वो प्रताप समाचार पत्र में ही छपी थी। हालांकि कुछ और भी समाचार पत्र हैं जिनमें की लेख प्रकाशित होते थे बिजोलिया आंदोलन के बारे में, जिनमें की तिलक के मराठा, एक प्रयाग से अखबार निकलता था अभ्युदय के नाम से, अपने वर्धा से निकलता था पथिक जी का ही समाचार पत्र था राजस्थान केसरी, फिर बाद में अजमेर से नवीन राजस्थान। इन समाचार पत्रों में भी खूब छापा गया आंदोलन के बारे में। देखिए कुछ जांच आयोग भी भेजे गए थे मेवाड़ रियासत की तरफ से, जैसे दो जांच आयोग भेजे गए। पहला था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, जो कि अप्रैल 1919 में बिजोलिया आया था। इसके अध्यक्ष बिंदुलाल भट्टाचार्य थे और दो सदस्य थे इसमें, एक अमर सिंह और एक अफजल अली। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में करों को कम करने के बारे में, बंदी नेताओं को रिहा करने के बारे में अपनी कुछ रिपोर्ट पेश की, लेकिन इसकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा सका। दूसरा एक और जांच आयोग आता है मेवाड़ रियासत की ओर से। राज सिंह बेदला, तख्त सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय की सदस्यता वाला एक आयोग आता है, लेकिन इसकी सिफारिशों को भी लागू नहीं किया जा सका। फिर एक अंग्रेजों की तरफ से एक आयोग आता है हॉलैंड आयोग। इसके बारे में भी काफी पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो हॉलैंड आयोग को थोड़ा आप ध्यान से देखें। ये आयोग जो है 4 फरवरी 1922 को आता है, और इसमें जो सदस्य थे वो थे अपने राजस्थान के एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड, इसके अध्यक्ष होते हैं। और सदस्य थे मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन, एजीजी के सचिव ओगलवी, मेवाड़ के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और मेवाड़ के शायर हाकिम बिहारी लाल। किसानों की ओर से भी कुछ प्रतिनिधि जाते हैं, और ये जो आयोग है ये अपनी सिफारिशें जो देता है उसमें 35 प्रकार के करों को माफ करने के बारे में कहता है। बंदी जो नेता है उनको मुक्त किया जाए और भूमि बंदोबस्त करवाया जाए। मेवाड़ रियासत और किसानों के बीच में समझौता भी होता है 11 जून 1922 को, लेकिन जो बिजोलिया का सामंत था वो इसकी रिपोर्ट को लागू नहीं करता है, तो व्यर्थ है, कोई इसका हल निकला नहीं। हॉलैंड आयोग से भी कुछ नहीं फायदा होता है। इसके बाद एक फ्रेंच आयोग भी आता है 1927 में, लेकिन कुछ खास इससे भी फर्क नहीं पड़ता है, जागीरदार मानता नहीं है। अच्छा, पथिक जी की बात ये है कि पथिक जी 10 सितंबर 1923 को बेगू किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए जाते हैं और वहां गिरफ्तार हो जाते हैं। फिर वहां पर उनको 5 साल की सजा सुनाई जाती है। हालांकि वो 1927 में रिहा हो जाते हैं, लेकिन उनके बिजोलिया आने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। फुरसारिया गांव से वो आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, लेकिन कुछ खास फिर बाद में उनका इंटरेस्ट इस आंदोलन में रहता नहीं है, तो वो आंदोलन को छोड़ देते हैं।
कारण एक ये भी था कि उस समय बिजोलिया आंदोलन से मेवाड़ के जो मुख्य नेता थे, राजनीतिक नेता, जैसे कि राम नारायण चौधरी हैं, जमुना लाल बजाज हैं, माणिक्यलाल वर्मा हैं, उनसे पथिक के कुछ मतभेद हो जाते हैं और इन्हीं कारणों से फिर पथिक जी 1927 में आंदोलन को छोड़कर चले जाते हैं। नया जो नेता बनाया जाता है आंदोलन का, वो हरिभाऊ उपाध्याय को बनाया जाता है और 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ में प्रजामंडल का निर्माण हो जाता है माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में। 24 नवंबर 1938 को किसान सहमत हो जाते हैं, लिखित में जागीरदार को देते हैं कि हम आंदोलन नहीं करेंगे और प्रजामंडल की गतिविधियों में भी हिस्सा नहीं लेंगे। तो अंत में फिर 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टीवी राघवाचारी और मेवाड़ के राजस्व मंत्री मोहन मेहता की अध्यक्षता में समझौता होता है सामंत और किसानों के बीच में, जिसमें किसानों की कुछ मांगे मान ली जाती हैं। इनकी जो लाग बागें बहुत ज्यादा थी उनको कम कर दिया जाता है और जो बंदी नेता होते हैं आंदोलन के उनको रिहा कर दिया जाता है। ये था राजस्थान का पहला किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। दूसरे आंदोलन के बारे में अब हम देखेंगे, जो है बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन 1921 से 25 के दौरान होता है और ये भी मेवाड़ का पहली श्रेणी का ही ठिकाना है और वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है बेगू। देखिए, बेगू में भी धाकड़ जाति के किसान ज्यादा थे और आंदोलन का जो कारण है वो करों का अधिक होना है। यहाँ 53 प्रकार के कर किसानों से लिए जा रहे थे। भू राजस्व की दर बहुत ज्यादा थी और यहाँ भी भू राजस्व निर्धारण की जो पद्धति है वो लाटा कूटा प्रणाली ही है। आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1921 में भीलवाड़ा के मिनाल में भेरूकुंड स्थान से होती है और आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी के हाथ में दिया जाता है। 1921 में चांदखेड़ी और 1922 में मंडावरी में जब किसान आंदोलन हो रहे थे तो उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, जिसका काफी विरोध होता है, आंदोलन तेज हो जाता है और जून 1922 में अजमेर में पथिक जी की मध्यस्थता में जो बेगू के सामंत थे अनूप सिंह, उनके और किसानों के बीच में समझौता करवाया जाता है, लेकिन इस समझौते को मेवाड़ रियासत स्वीकार नहीं करती। मेवाड़ के बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच जो हैं वो समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देते हैं। अनूप सिंह को नजरबंद कर लिया जाता है और बेगू का नया प्रशासक अमृत लाल को बनाया जाता है। 13 जून 1923 को ट्रेंच बेगू आते हैं और किसानों को भी बुलाते हैं वो बातचीत के लिए, लेकिन किसान उस समय रायता गांव में आंदोलन कर रहे थे, वो ट्रेंच का बहिष्कार कर देते हैं। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में जब किसान सभा कर रहे थे तो ट्रेंच ने वहां पर गोलीबारी करवा दी, जिसमें रूपाजी और कृपाजी नाम के दो किसान शहीद हो जाते हैं। पथिक इस आंदोलन को नेतृत्व देने के लिए आते हैं बेगू। 10 सितंबर 1923 को हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान भी देखा था कि पथिक जी जब बेगू आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 5 साल की उनको सजा सुनाई जाती है। हालांकि उनको 27 में ही रिहा कर दिया जाता है, लेकिन फिर बिजोलिया जाने पे उनके बैन लगा दिया जाता है। अंत में 1925 में किसानों के साथ समझौता होता है और उनकी 34 जो लगाने थी वो समाप्त कर दी जाती हैं और बेगार भी समाप्त कर दी जाती है। ये था बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन के बाद हम अगले आंदोलन की तरफ चलते हैं, जो कि है बूंदी किसान आंदोलन। और बूंदी किसान आंदोलन जो है ये 2 चरणों में आंदोलन हुआ था। एक तो 1922 से लेके 1927 तक और दूसरा चरण था 1936 से लेके 1945 तक। बूंदी में जो आंदोलन होता है ये खालसा क्षेत्र का आंदोलन है। देखिए, 2 प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे जब रियासती अपना राजस्थान था, रियासतें हुआ करती थी। एक तो जागीरदारी क्षेत्र था और एक खालसा क्षेत्र। जो बिजोलिया और बेगू के आंदोलन हमने देखे हैं वो जागीरदारी क्षेत्र के आंदोलन थे।
उसमें जागीरदार का नियंत्रण होता था क्षेत्र के ऊपर, और खालसा क्षेत्र वो होता था जो सीधा राजा के अधीन क्षेत्र हुआ करता था। तो बूंदी वाला जो किसान आंदोलन है वो खालसा क्षेत्र का आंदोलन है, और आंदोलन जहाँ होता है वो मुख्य रूप से बरड़ क्षेत्र में होता है, जहाँ पे गुर्जर जाति के किसान ज्यादा रहा करते थे। यहाँ पर बूंदी में किसानों से 25 प्रकार के कर लिए जा रहे थे, और भू राजस्व की दरें जो हैं वो काफी ज्यादा थी। लाटा कूटा प्रणाली थी भू राजस्व निर्धारण की, और एक और मुख्य कारण जो इस आंदोलन का था वो था भ्रष्टाचार। प्रशासन में बहुत ज्यादा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार फैल गया था। तो इसका विरोध करते हुए किसान आंदोलन करना शुरू करते हैं। अगस्त 1920 में यहाँ पे साधु सीताराम दास आते हैं और वो आंदोलन को संगठित करने का परामर्श देते हैं। तो यहाँ बूंदी में अप्रैल 1922 में आंदोलन विधिवत रूप से शुरू होता है, और आंदोलन का नेतृत्व जो है वो नैनू राम जी शर्मा करते हैं। डाबी में एक किसान आंदोलन हो रहा था 2 अप्रैल 1923 को। तो वहां पर इकराम हुसैन नाम का पुलिस अधिकारी आकर गोलीबारी कर देता है, जिसमें 2 किसान शहीद हो जाते हैं, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। ये नानक जी भील के बारे में काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इनका संबंध कौन से आंदोलन से था। बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है ये, और झंडा गीत गाते हुए गोली लगने से इनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरे किसान जो शहीद होते हैं वो देवीलाल गुर्जर होते हैं, और माणिक्यलाल वर्मा जो हैं वो नानक जी भील की स्मृति में उनको समर्पित करते हुए एक गीत की रचना करते हैं जो अर्जी गीत के नाम से प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन के समय भी एक गीत लिखा था, पंछीड़ा गीत, जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। बूंदी किसान आंदोलन की जांच करने के लिए, यहाँ देखने के लिए कि क्या कुछ चल रहा है, उसका अध्ययन करने के लिए राम नारायण चौधरी और सत्य भगत को भेजा जाता है, और वो अपनी रिपोर्ट में राज्य की आलोचना करते हैं। आंदोलन के जो मुख्य नेता थे जैसे कि नैनू राम जी शर्मा, नारायण सिंह, भंवर लाल, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाता है जब नेता ही गिरफ्तार कर लिए गए। तो 1927 में राजस्थान सेवा संघ भी छिन्न भिन्न हो जाता है, उसमें अंतर्विरोध हो जाता है नेताओं में, और आंदोलन एक बार समाप्त हो जाता है। 1936 में आंदोलन दोबारा से शुरू होता है, और 1945 में समझौते के द्वारा आंदोलन को समाप्त किया जाता है। अगला जो किसान आंदोलन हम देखेंगे वो है अलवर किसान आंदोलन। अलवर में 2 किसान आंदोलन हुए थे। एक तो राजपूत किसान करते हैं जिसे नीमू चाणा आंदोलन के नाम से जाना जाता है, और एक मेवात क्षेत्र में मेव किसानों के द्वारा आंदोलन किया जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं राजपूत किसान आंदोलन या नीमू चाणा किसान आंदोलन। ये जो अलवर वाले किसान आंदोलन है ये भी खालसा क्षेत्र के आंदोलन है, और नीमू चाणा में भू राजस्व की ठेका प्रणाली थी जिसे इजारा के नाम से जाना जाता है। नीमू चाणा में आंदोलन हो रहा था, किसान इकट्ठे थे और सभा हो रही थी, जिसमें सैनिक कमांडर छज्जू सिंह फायरिंग करवा देते हैं, और 156 किसान इसमें शहीद हो जाते हैं। अलवर के महाराजा जयसिंह को यूरोप निर्वासित कर दिया जाता है, और गांधी जी इस आंदोलन की, ये जो हत्याकांड होता है आंदोलन के दौरान, इसकी अपने अखबार यंग इंडिया में जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर कह के आलोचना करते हैं, और इसे दोहरी डायरशाही कहा, डबल डबल डायरिज्म डिस्टिल्ड की संज्ञा देते हैं वो इसे। और 18 नवंबर 1925 को किसानों की कुछ मांगे मान ली जाती हैं और आंदोलन समाप्त हो जाता है। पुराना जो भूमि बंदोबस्त था वो लागू किया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं मेवात क्षेत्र का जो मेव किसान आंदोलन था। ये 1932 से लेके और 1934 के दौरान आंदोलन होता है, जिसके मुख्य नेता थे मोहम्मद अली, चौधरी यासीन खान, सैयद भीख नारंग। यहाँ पर भी कारण वही थे, जो भू राजस्व की दरें थी वो बहुत ज्यादा थी, सुअरों को मारने के ऊपर प्रतिबंध था, सुअर फसल बर्बाद कर देते थे किसानों की, इसलिए किसान चाहते थे कि इनको
सुअरों को मारने पर जो प्रतिबंध है वो हटाया जाए और इनको अनुमति मिले। और लास्ट में 1934 में इनकी कुछ मांगे जो हैं वो मान ली जाती हैं। बीच में आंदोलन जो है वो एक बार सांप्रदायिक रूप भी ले लेता है, काफी हिंसक घटनाएं भी होती हैं। 1933 में तिजारा दंगे भी होते हैं और इन्हीं सब घटनाओं के बाद में जो महाराजा थे जय सिंह, उनको हटा दिया जाता है और तेज सिंह को नया राजा बनाया जाता है। किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन जयपुर जो रियासत थी उसका उसके अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र है शेखावाटी, जिसे शेखावतों की शाखा के एक शासक शेखा जी के द्वारा स्थापित किया गया था, इसीलिए इसे शेखावाटी क्षेत्र कहा जाता है। इसमें वर्तमान के सीकर जिला और झुंझुनू जिले के क्षेत्र आते थे। झुंझुनू के इसमें 5 जागीरें आती थी, जिनको पंचपाणी के नाम से भी जाना जाता है। 5 जागीरें थी तो पंचपाणी कहा जाता है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि पंचपाणी में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है, तो ये पांचों जागीरें आपको पता होनी चाहिए। तो 5 जागीर थी नवलगढ़, डुंडलोद, मंडावा, बिसाऊ और मलसीसर। शेखावाटी किसान आंदोलन, किसान के जो किसान थे वो जाट जाति के किसान थे और 1922 में सीकर में ये आंदोलन शुरू होता है। और तत्कालीन जो सामंत थे वो राव राजा कल्याणमल थे, जो कि करों में बहुत ज्यादा वृद्धि कर देते हैं। लाटा कूटा प्रणाली थी, यहाँ पर भी असिंचित भूमि पे भी सिंचित भूमि के जैसे ही कर लगाया जा रहा था। भूमि बंदोबस्त के लिए जरीब का प्रयोग होता था, भूमि को नापने के लिए। तो जरीब का आकार जो है वो छोटा कर दिया जाता है। पहले एक जरीब 165 फीट की होती थी, जिसे अब 82.5 फीट का ही कर दिया गया था, जिससे कि किसानों के ऊपर काफी बोझ बढ़ जाता है करों का। इजाफा नामक कर लगाया गया था, प्रति बीघा 2 आना भूमि कर देना होगा किसानों को। और एक किसान अगर अपनी फसल को बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, बीज आदि खरीदने के लिए जाएंगे दूसरी जगह पे, तो उनको पथ कर के रूप में एक जकात कर देना पड़ता था। तो इस तरीके से काफी ज्यादा किसानों का शोषण हो रहा था, जिसके विरोध में किसान आंदोलन करते हैं। बाद में आंदोलन के साथ राजस्थान सेवा संघ के रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी भी जुड़ जाते हैं। चौधरी जो रामनारायण चौधरी हैं वो तरुण राजस्थान के संपादक थे उस समय, और किसानों संबंधी लेख लिखते हैं अपने अखबार में, विरोध करते हैं सामंत का। तो सामंत ने चौधरी का सीकर में आना और तरुण राजस्थान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि सीकर में ये अखबार जो है वो नहीं आएगा। तो रामनारायण चौधरी लंदन के डेली हेरोल्ड में आंदोलन की खबरें छपवाते हैं। और ब्रिटेन का जो विपक्षी नेता थे ब्रिटेन के पैट्रिक लॉरेंस, वो संसद में ये मुद्दा उठाते हैं इस आंदोलन का, शेखावाटी किसान आंदोलन का। जो ब्रिटेन का निचला सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे अपनी संसद में लोकसभा है वैसे ही वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स है, तो उसमें आंदोलन की चर्चा होती है। तो अपना ये राजस्थान का एकमात्र आंदोलन था जिसके बारे में हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा होती है। आंदोलन से बाद में भरतपुर से आए नेता ठाकुर देसराज भी शामिल हो जाते हैं। और 20 जनवरी 1934 को बसंत पंचमी पर एक यज्ञ का आयोजन किया जाता है सीकर में, जिसे जाट प्रजापति महायज्ञ कहा जाता है। और इस यज्ञ का जो उद्देश्य था वो किसानों में जागृति पैदा करना था। 15 मार्च 1935 को समझौता होता है और कुछ मांगे जो है वो मान ली जाती हैं किसानों की। 1938 में जयपुर जो प्रजामंडल था उसके द्वारा भी आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया जाता है। अंत में 1947 में अंतिम समझौता होता है और जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाती है। आंदोलन के कुछ स्थानीय नेता भी थे जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिनमें मुख्य नाम है सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह गौरीर, मास्टर चंद्रभान, तारकेश्वर शर्मा और नरोत्तम लाल जोशी। ये नरोत्तम लाल जोशी वही हैं जिन्होंने शेखावाटी जकात आंदोलन का भी नेतृत्व किया था और ये राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष भी थे। अब शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। इसमें पहली घटना है कटराथल सम्मेलन। कटराथल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 में होता है और विशेष बात यह है
कि इस सम्मेलन में सिर्फ महिलाएं थी, ये एक महिला सम्मेलन था। तो 1934 में महिला सम्मेलन होना एक विशेष बात है। और कारण क्या था, सम्मेलन क्यों हुआ? क्योंकि सीहोट का जो सामंत था मान सिंह, उसके द्वारा सोतिया का बास में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो महिलाएं विरोध करती हैं और विरोध स्वरूप एक बड़ा सम्मेलन जो है उसका आयोजन होता है। लगभग 10,000 महिलाएं इस सम्मेलन में शामिल हुई थी, जो एक बड़ी बात थी 1934 में। सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी करती हैं, जो कि सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी, और काफी अच्छा नेतृत्व इस सम्मेलन में उन्होंने प्रदर्शित किया। मुख्य वक्ता जो सम्मेलन की थी वो थी उत्तमा देवी, जो ठाकुर देशराज की पत्नी है। तो ये एक सम्मेलन खास स्थान रखता है इस आंदोलन के दौरान। दूसरी घटना है जयसिंहपुरा हत्याकांड। 1934 में 21 जून 1934 को जयसिंहपुरा, जो कि झुंझुनू का एक गांव है, वहां पर डुंडलो ठिकाने के सामंत के भाई ईश्वरी सिंह फायरिंग करवा देते हैं। और इसमें ये पहला ऐसा हत्याकांड है राजस्थान का जिसमें हत्यारों को सजा हुई थी। अन्य एक महत्वपूर्ण हत्याकांड या घटना हम कह सकते हैं कूदन हत्याकांड, जो कि 25 अप्रैल 1935 को हुआ था। और इसमें बढ़ी हुई दरों पर जब किसान कर देने से मना कर देते हैं, तो अंग्रेज अधिकारी कैप्टन वेब ने यहाँ पर फायरिंग करवा दी थी, जिसमें कि 4 किसान शहीद हो जाते हैं, चेतराम, टिक्कूराम, तुलछाराम और आशाराम। इसके बारे में हाउस ऑफ कॉमन्स में बाद में चर्चा होती है। अगला जो किसान आंदोलन हम देखेंगे वो है मारवाड़ किसान आंदोलन, जो कि 1930 से 1948 के दौरान हुआ था। मारवाड़ राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी, जिसमें राजस्थान का जो क्षेत्र है अपना अभी, इसमें से 26% जो हिस्सा है वो मारवाड़ में आता था। और यहाँ पर 87% भूमि जागीरी थी, जिसके ऊपर तिहरा नियंत्रण था, अंग्रेजों का, राजा का और जागीरदार का। तो आंदोलन शुरू होता है 1930 में। मंडोर में माली किसानों ने बिगोड़ी में कमी करने की मांग को लेकर के आंदोलन शुरू किया था। बिगोड़ी क्या होती है? ये नगद भू राजस्व था जो काफी ज्यादा लिया जा रहा था किसानों से, तो उसमें 50% कमी करने की मांग करते हैं। मारवाड़ के किसानों से कुल 136 प्रकार के कर लिए जा रहे थे। और कुछ राजनीतिक आंदोलन जो हैं वो यहाँ पर चेतना लाने का प्रयास करते हैं, आंदोलन को नेतृत्व देते हैं, जिसमें हम मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ सेवा संघ का नाम ले सकते हैं। आंदोलन के दौरान 2 मुख्य घटनाएं जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उनमें है चंडावल घटना और डाबड़ा कांड। चंडावल घटना जो है वो पाली में है, चंडावल स्थान। वहां पर 28 मार्च 1942 को किसान अपनी सभा कर रहे थे, जिसमें सामंत लाठीचार्ज करवा देता है और कई किसान यहाँ पर घायल हो जाते हैं। इस घटना के बारे में गांधी जी ने हरिजन समाचार पत्र में आलोचना की थी। दूसरा है डाबड़ा कांड, जो कि 13 मार्च 1947 को हुआ था। ये यहाँ पर भी किसान जो है वो सभा कर रहे थे, मारवाड़ लोक परिषद और किसान सभा की संयुक्त बैठक हो रही थी। और इसमें डीडवाना का सामंत जो है वो लाठीचार्ज करवा देता है, जिसमें कि 6 किसान शहीद हो जाते हैं। तो ये हमने आज राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण किसान आंदोलनों के बारे में जाना, और उम्मीद करती हूँ कि ये जो किसान आंदोलन संबंधी जानकारी है, ये आपके लिए सहायक सिद्ध होगी, आपकी तैयारी में आपके लिए मददगार साबित होगी। थैंक यू।